Welcome all. Welcome to Mufti Study. This is the video for class 7th ICSE syllabus region ICSE फिजिक्स का चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 है आपका मोशंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिज़िक्स का चैप्टर है आपका, क्लास 7 की बुक है श्रीजन ICSE फिज़िक्स। मोशन क्या होता है, आज इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट इसमें कुछ दिए हुए हैं जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। इसमें रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। टाइप्स ऑफ मोशन, कौन कौन से मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, ऑक्सीलेटरी, वाइब्रेटरी, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स, रैंडम मोशन, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, डिस्टेंस, पाथ और लेंथ, स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे कैलकुलेट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेजरमेंट ऑफ वेट का मेजरमेंट भी करेंगे। तो चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाउंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। For example, your house, your school, trees, electric pole, furniture in your house, your city, post office, railway station, etc. are at rest. Such objects do not change their position, but the people walking on a road, moving vehicle, bird flying in the sky, falling rainfalls, insects crawling on the floor, vibrating leaves of the tree, all in the state of the motion because their position changes from time to time. In this chapter, you will read about मोर अबाउट मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन एंड टर्म रिलेटेड टू द मोशन। बेसिक सी बात है कि रेस्ट क्या होता है। बॉडी जो रेस्ट में, जो अपनी जगह से नहीं हिल रही है, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट में। मोशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी जिसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाता है कि बॉडी आपकी मोशन में है। जैसे गाड़ियाँ आपकी रोड पे चल रही हैं, अगर कोई वॉक कर रहा है रोड पे तो अपनी पोजीशन से हट के वो दूसरी पोजीशन पे जा रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है तो फॉलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप आसमान से ज़मीन की तरफ आ रही है तो वो मोशन में है। ऐसे ही आपके घर में जो फर्नीचर है वो क्या है, आपका रेस्ट में, वो एक जगह पर रखा हुआ है तो वो वहीं पे है, वहाँ से वो हिल नहीं रहा। तो अपने टाइम पोजीशन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से वो सेम पोजीशन पे पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। और जो टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है वो ऑब्जेक्ट आपका किस में होता है, मोशन में होता है। Rest and motion. An object is said to be at rest when its position does not change with time with respect to its surrounding. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है कि जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे टाइम के रेस्पेक्ट में और उसकी सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में। जैसे कि मान लेते हैं आपके घर में एक फर्नीचर रखा हुआ है तो उसकी सराउंडिंग क्या है, वो आपका हाउस एक सराउंडिंग है और वो अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम इज़ एट रेस्ट बिकॉज इट पोजिशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रूम। और आपके क्लास में जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है वो भी रेस्ट पे है क्योंकि वो अपनी जगह से खिसक नहीं रहा, ना वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है उस क्लासरूम की रिस्पेक्ट में। The market in your neighborhood, a car park in the garage, a garden, tower, temple are also at rest because their position are fixed and do not changes with the time. तो इसी तरह अगर आपकी गाड़ी पार्क है कहीं पे गैराज में तो अब उसी जगह पे वो खड़ी रहेगी, उस गैराज के रेस्पेक्ट में वो मूव नहीं करेगी। टेम्पल है, टावर है, तो ये सब क्या है, फिक्स है अपनी पोजीशन पे और टाइम के हिसाब से इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट पोजीशन चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और उसी का अपोजिट क्या है, मोशन में बॉडी कब होगी, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, उसकी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाता है कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। यू आर इन मोशन वाइन गोइंग टू द स्कूल। अब अगर आप जब स्कूल की तरफ जाते हैं तो आप मोशन में होते हैं। अ रनिंग डॉग, अ फ्लाइंग मॉस्किटो, अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई, इन द रनिंग ट्रेन और अ बस और आर इन मोशन बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब क्या है कि मॉस्किटो उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है, ट्रेन चल रही है, तो ये सब क्या है, मोशन में है। A boy riding a bicycle, a girl swinging in a swing, a horse walk on the road are
इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अब आज इस फोटो में देख सकते हैं कि लड़का एक बाईसाइकिल को चला रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। एक बुलक कार्ट है, वो आगे बढ़ रहा है तो वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपका मोशन में होता है। द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक आर इन मोशन, द फ्लोइंग वाटर इन द रिवर। ये घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, घड़ी की सुई घूमती रहती है, तो वो क्या है, मोशन में है। नदी में पानी बह रहा है तो वो क्या है, मोशन में है। वो सब स्टेट ऑफ मोशन कहलाती है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर डिफाइनिंग ए टर्म रेस्ट एंड द मोशन वी नीड सम सराउंडिंग और अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको बताना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो आपका उसका कंपैरिजन आपको उसके सराउंडिंग से करना पड़ेगा। मतलब उसके आसपास कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप उसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। An object may be in a position of rest with respect to one reference object and in a motion with respect to another object. अब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है वो किसी एक रेफरेंस पॉइंट के सामने वो रेस्ट में हो और किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक वो किस में हो, मोशन में हो। एग्जाम्पल है, आप सपोज यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। इफ़ यू कंपेयर योर पोजीशन इन रिलेशन टू द अदर पैसेंजर और वॉल ऑफ द ट्रेन, यू आर पोजीशन इन फिक्स एंड यू आर एट रेस्ट, बट इफ कंपेयर योर पोजीशन इफ और ग्राउंड योर एयर मोशन। अब अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ जो पैसेंजर हैं वो भी ट्रैवल कर रहे होंगे, तो वो और आपकी पोजीशन सेम है, तो आप उन लोगों के रेस्पेक्ट में क्या रेस्ट पे हैं, क्योंकि आप वहाँ से हिल नहीं रहे, अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। लेकिन वो ट्रेन तो चल रही है। आप अगर बाहर की तरफ देखेंगे, प्लेटफॉर्म पे देखेंगे या बाहर देखेंगे, तो वो ट्रेन मोशन में है। तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में है, लेकिन ट्रेन के अंदर जो लोग हैं उनके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में है। तो मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी होता है, किस रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। मोस्टली वी कंसिडर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। योर हाउस इज एट रेस्ट कंपेयर टू द अर्थ, बट द अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग अराउंड द सन। इट मीन्स योर हाउस ऑल्सो इन मोशन अलॉन्ग विद द अर्थ, थस द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। अब क्या है कि अर्थ जो है, हम अगर अपने घर को कह रहे हैं रेस्ट में है, मेरे घर के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो रेस्ट में है, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पे है। लेकिन आप जानते होंगे कि अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो अर्थ तो मोशन में है। अगर आप सन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अर्थ घूम रही है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि फिर आपका घर भी चल रहा है। लेकिन हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो अर्थ से कंपेयर करते हैं, तो उसके अंदर जो सामान रखा हुआ वो रेस्ट पे है, लेकिन अर्थ तो सन के चारों तरफ रोटेट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है। टाइप्स ऑफ मोशन, we observe different types of motion around us. These are translatory motion, rotatory motion, oscillatory motion, multiple complex motion, periodic motion, नॉन periodic motion। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? इतने तरह के मोशंस होते हैं और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स on the whole from one place to another so that each part of it move the same distance in a given time, then the object is said to be a translatory motion। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रहा है, उसके जितने भी पार्ट हैं उस ऑब्जेक्ट के वो सब सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक टाइम में, तो वो कहलाता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल है कि आपके हाथ में एक बॉल है और आपने एक बॉल को सीधे सीधे फेंक दिया, तो अब ये बॉल जो गई है आपने रोल करा दिया, मान लेते ग्राउंड पे आपने बॉल को रोल करा दिया, तो बॉल एक है पूरी की पूरी होल, और उसके बॉल के अंदर जितने भी पार्ट हैं, जितने पार्टिकल्स हैं, वो सब एक साथ और सब ने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करी, बॉल एक जगह पे जाकर रुक गई। तो ये आपका क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, इफ़ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलोंग द स्ट्रेट पार्ट इट इज सेड टू बी अ रेक्टिलिनियर मोशन। अ बॉय रनिंग straight on the road is in a rectilinear motion. Vehicle moving around the road shows the rectilinear motion. A child sliding down slide freely is shown in the state of rectilinear motion। अब क्या है कि कोई बॉडी मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, आपने बॉल ली और बॉल को ग्राउंड पर रोल कर दिया, तो बॉल सीधी सीधी जा रही है, तो पूरी की पूरी बॉल जा रही है, पहली बात तो ट्रांसलेटरी मोशन हुआ, और एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो ये क्या रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन हुआ।
एक गाड़ी है वो रोड पे सीधी रोड पे जा रही है, तो ये क्या है, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन है। एक चाइल्ड है जो स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो क्या सीधा सीधा स्लाइड करके आ रहा है, तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। एक अ बॉय रनिंग ऑन द रोड, ये आपका क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, क्योंकि स्ट्रेट रोड पे दौड़ रहा है वो। चाइल्ड स्लाइड करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो सीधे सीधे वो आ रहा है, तो ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है। एक पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है, फॉलिंग स्टोन जिसको कह सकते हैं, तो ये आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ, तो ये सीधा सीधा आ रहा है, तो ये भी आपका रेक्टिलिनियर मोशन होता है। कर्वीलिनियर मोशन, अब कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, इफ़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ इज सेड टू बी अ कर्वीलिनियर मोशन। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक कर्व पाथ पे है, सीधा पाथ नहीं, कर्व पाथ पे, तो वो क्या कहलाता है, आपका कर्वीलिनियर मोशन। कर्व पाथ का मतलब क्या है, स्ट्रेट रोड नहीं है, स्ट्रेट पाथ नहीं है, कर्व है। अ फुटबॉल किक बाय अ प्लेयर और अ क्रिकेट बॉल बाय हिट बाय अ बैट्समैन मूव इन अ कर्वीलिनियर मोशन। आप एक फुटबॉल पे आपने किक करेंगे, या बैट्समैन जब बैट से बॉल को मारता है, तो वो एक कर्वीलिनियर मोशन फॉलो करता है। अब मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट बाय टेकिंग द रन ऑफ द, अब कोई साइक्लिस्ट है और रोड पे वो मोड़ रहा है साइकिल को, यानी कर्व कर रहा है, तो वो क्या है, वो कर्वीलिनियर होता है। अब बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, अभी किसी बंदूक से कोई गोली निकलती है, तो वो भी आपकी क्या होती है, कर्वीलिनियर नेचर की होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द कर्वीलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड द कर्वीलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन में क्या फ़र्क है, ये भी आप मान लिए। इन अ सर्कुलर मोशन द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज अ सेंटर रिमेन्स अनचेंज। कर्वीलिनियर सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि सेंटर जो होता है सर्कल का, उस सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, और एक गोल चक्कर लगाता है वो, तो वो कहलाता है आपका सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन आपका रिपीटेड नेचर होता है कि वो बस चक्कर ही लगा रहा है उस गोले का, तो ये आपका क्या है, सर्कुलर मोशन है। और कर्वीलिनियर आपका नॉन रिपीटिव होता है, बार बार उसी मोड़ पे आप आके गाड़ी नहीं मोड़ेंगे, आपने उस वक्त वहाँ पे मोड़ दिया, कर्व ले लिया, तो वो आपका कर्वीलिनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। इन अ सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, यानी गोलाकार पाथ है उसको फॉलो कर रहा है। जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, अब चांद जो आपका सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो आपका क्या है, सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वो रिपीटेटिव मोशन है, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते ही रहेगा। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इसी तरह आपका अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो ये भी क्या है, आपका सर्कुलर मोशन है और रिपीटेटिव मोशन है, कि वो लगाती रहती, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, उसी सेंटर पे वो आपका घूमती रहती है। व्हर्लिंग ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, अब आप एक धागे में एक ईंटे को बांधें और उसको नचाएं, तो वो क्या है, एक सर्कुलर मोशन है, क्योंकि धागा जो है आपके हाथ में है, जो वो उसका सेंटर हो गया, और वो आपके हाथ के चारों तरफ घूम रहा है, और रिपीटेटिव मोशन है। आप देख सकते होंगे इमेज में, ये आपने एक डोर में आपने पत्थर बांधा और उसको घुमा रहे हैं, तो वो क्या है, एक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। ऐसे ही आपको मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है इस इमेज में, और इसमें क्या है कि आपका अर्थ का मोशन है सन के चारों तरफ। ये हो गई बात आपकी ट्रांसलेटरी मोशन की। तीन तरह के हैं, कर्वीलिनियर होता है आपका, रेक्टिलिनियर होता है, और आपका सर्कुलेटरी मोशन होता है, जिसमें पूरी की पूरी बॉडी जो है, अर्थ क्या है, पूरी की पूरी बॉडी है, स्टोन जो आपने स्ट्रिंग में बांधा वो पूरा का पूरा स्टोन, पूरी की पूरी बॉडी जा रही है और घूम रही है। अब बात करते हैं हम लोग रोटेटरी मोशन में। इफ़ अ ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस और अ फिक्स पॉइंट विदाउट चेंजिंग इज पोजिशन ऑन द होल, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी जगह पे खड़े होकर सिर्फ नाच रहा है, यानी नाच रहा है का मतलब ये है कि वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, वो घूम रहा है। जैसे आपके पास एक लट्टू होगा जिसको हम लोग टॉप बोलते हैं, तो उसमें नीचे निडल टाइप की होती है, जब उसको टॉप को नचाते हैं तो लट्टू उसी निडल पे घूमता रहता है, तो वो रोटेट होता है, वो रोटेटरी मोशन कहलाता है। जैसे आप कभी गए होंगे, मेले वगैरह जाते होंगे, तो वहाँ झूले होते हैं जिसको मैरी गो राउंड बोलते हैं, तो वो झूला क्या है, वो घूमता रहता है, उसका एक सेंटर है, वो झूला उसी पे घूम रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। ऐसे ही चरखा जो होता है, चरखे को कभी आपने चलाया हो या घुमाया हो, चरखा एक उसका एक्सिस होता है और वो उसी पे वो घूम ही रहा है, कंटिन्यू घूमता रहता है, तो वो उसका रोटेटरी मोशन कहलाता है। वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, लेकिन चरखा घूम रहा है, तो वो क्या है, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, अपनी पोजीशन पे ही वो चेंज करता है।
द मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फ़ैन। अब जैसे फ़ैन आपके घर में लगा हुआ है तो आप देख रहे होंगे फ़ैन के जो फ़ैन है वो नाच रहा है, वो रोटेट कर रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे लगा हुआ है और उसके जो ब्लेड्स हैं वो घूम रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रोटेटली मोशन कर रहे हैं, अपने एक्सिस पे खड़े हुए हैं। आपने कभी मिट्टी के बर्तन बनते देखे होंगे, तो मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं उसमें जो कुम्हार होता है वो एक चक्रे को घुमाता रहता है और फिर उस पर मिट्टी रख के बर्तन बनाता है। वो चक्रा घूम रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, वो अपने एक्सिस पे, अपने सेंटर पे घूम रहा है और वो एक रोटेटरी मोशन कर रहा है। तो ये होता है आपका रोटेटरी मोशन, जिसमें कि बॉडी अपना पोजीशन को चेंज नहीं करती। In a rotatory motion, the axis of the rotation passes through a point leading of the object itself, but in a circulatory motion, the axis of the revolution passes through a point situated object outside the object. अब कहने का मतलब ये है कि जो रोटेटरी मोशन होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर आप बीच में एक लाइन खींचें तो ऑब्जेक्ट उसी लाइन पे ही घूमता रहता है अपने एक्सिस पे। और जो आपका सर्कुलेटरी मोशन होता है उसमें क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट होता है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट घूमता है, एक चक्कर लगाता है, तो वो आपका क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन होता है। ऑक्सीलेटरी मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट इन मीन पोजिशन देन द ऑब्जेक्ट इज साउट टू बी एन in oscillatory motion. The movement of the simple pendulum, moving of the swing, movement of the needle of the sewing machine and the motion of the piston of the engine are the same example. अब क्या है कि ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब क्या है, ये आप देख सकते हो कि वॉल पे घड़ी लगी हुई है, इसमें एक पेंडुलम लटक रहा है। तो एक ही पेंडुलम घड़ी के साथ चलता है, कभी लेफ़्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा, कभी लेफ़्ट जाएगा, फिर मिडल पे आएगा, फिर राइट जाएगा, फिर लेफ़्ट जाएगा, ऐसे करता रहता है। ये पेंडुलम एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है, लेकिन अपनी पोजीशन को ये चेंज नहीं कर रहा। एक जगह से पहले जाएगा लेफ़्ट, फिर मिडल आएगा, फिर राइट जाएगा, तो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो ये आपका कहलाता है ऑक्सीलेटरी मोशन। और ये झूला है, जैसे एक बच्ची झूला झूल रही है, इस इमेज में आप देख सकते हैं, तो ये आगे जाएगी, पीछे जाएगी, आगे जाएगी और पीछे जाएगी। तो ये क्या है, आपका ऑक्सीलेटरी मोशन है। जो स्विंग मशीन होती है, सिलाई मशीन, उसमें जो निडल होती है वो अप डाउन करती रहती है, तभी तो सिलाई होती है। तो सुई जो होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन आपका कहाँ होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है आपका टू एंड फ्रो मोशन। इसके बाद है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मूव टू एंड फ्रो अबाउट इन मूव पोजिशन बाय द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट रिमेन एन एक्स इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। अब ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन जो है ये ऑक्सीलेटरी मोशन का स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो नहीं घूमता। जैसे आपका ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या है कि वो कभी लेफ़्ट जा रहा, कभी राइट जा रहा, तो इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं जाता। जैसे कि सितार है, सितार का आपने एक तार छेड़ दिया तो वो हिलने लगेगा, तो कभी लेफ़्ट राइट जाएगा, बहुत माइन्यूट दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वो हिलता है अपनी जगह से, तो उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगा, लेकिन पूरा का पूरा सितार वाइब्रेट नहीं करता। When the string of the sitar pluck, it start vibrating, but sitar remain stationary. So the motion of the string of the sitar is the vibratory motion. The motion of the string of the violin, गिटार, वीणा, ड्रम बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, आपने ड्रम पे स्टिक मारी तो उसकी मेम्ब्रेन हिलने लगी, लेकिन पूरा का पूरा ड्रम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा। वाइब्रेशन ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री, अब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, तो ये क्या है, वाइब्रेशन है। पत्ते एक जगह से दूसरी जगह, पूरा का पूरा पेड़ नहीं उड़ा जा रहा है। हाँ, पत्ते जो कमज़ोर होते हैं वो टूट के चले जाते हैं, लेकिन जो हवा से जा हिल रहे हैं तो वो अपनी जगह ही पे है, और पूरा का पूरा पेड़ लेके नहीं जा रहे हैं। The first pendulum clock was built by the son of Galileo Galilei. It was based on the design suggested by the Galileo who observed in to and fro motion. तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहली घड़ी जो बनी थी पेंडुलम वाली, वो गैलीलियो गैली के लड़के ने बनाई थी। वेरी फास्ट ऑक्सीलेशन आर कॉल्ड एज वाइब्रेशन। अब क्या है, जो बहुत तेज़ी से ऑक्सीलेशन होते हैं उसी को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। होता ये भी ऑक्सीलेशन है। स्ट्रिंग, जो सितार की स्ट्रिंग आपने छिड़ी तो एक जगह पे तो हिलना चालू कर दिया उसने, टू एंड फ्रो, लेकिन वो हमको दिख नहीं पा रही है, तो बहुत तेज़ जो ऑक्सीलेशंस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वाइब्रेशन। इन वाइब्रेशन मोशन द होल बॉडी डज नॉट एक्सीलेट, ओनली द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑक्सीलेट टू एंड फ्रो अबाउट इन मेन पोजीशन। और वाइब्रेशन मोशन में पूरी की पूरी बॉडी नहीं हिलती, उसका कुछ पार्ट हिलता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम था वो पूरा का पूरा लेफ्ट जाता था, पूरा का पूरा राइट जाता था, लेकिन सितार में क्या है, एक स्ट्रिंग आपने छेड़ा तो स्ट्रिंग हिल रहा, पूरा का पूरा सितार नहीं हिल रहा। मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स मोशन, व्हेन ये क्या होता है, this combination of the motion, the some example of multi, the earth rotates about its own axis and simultaneously revolves around the sun.
अब क्या है कि दो मोशन एक साथ काम कर रहे हैं, दो मोशन जब एक साथ काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल और द कॉम्प्लेक्स मोशन। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स मोशन। अब कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कार है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। कार के जो पहिए हैं वो रोटेट कर रहे हैं, वो रोटेटरी मोशन में है। कार आगे की तरफ जा रही है पूरी की पूरी कार, तो वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। दो मोशन आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस कार के अंदर, तो ये कहलाता है मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स मोशन। द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस साइमल्टेनियसली रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है, आप जानते होंगे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तभी दिन और रात होता है। और अर्थ पूरी की पूरी सन के चारों तरफ भी घूमती रहती है, दो मोशन करती है, वो रोटेटरी मोशन भी करती है और ट्रांसलेटरी मोशन भी करती है। अब बॉल रोलिंग डाउन ऑन द स्मूथ शोज द बोथ ट्रांसलेटरी एंड द रोटेटरी। अब आपने किसी बॉल को रोल करके फेंका आगे की तरफ, तो बॉल भी घूम रही है और बॉल आगे की तरफ भी जा रही है, तो बॉल ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है और बॉल रोटेटरी भी कर रही है, दोनों मोशन करती है। ड्रिल मशीन जो इससे दीवारों में छेद करते हैं कारपेंटर, ड्रिल मशीन क्या करती है, रोटेशन करती है, उसकी जो निडल होती है, ड्रिल होती है, वो घूमती रहती है। और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, दीवार के अंदर वो छेद भी कर रही होती है, तो दोनों मोशन एक साथ जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, तो ये कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल मोशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ द रोटेटरी एंड द ट्रांसलेटरी मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन, और इसको हम लोग रोलिंग मोशन भी कहते हैं। बॉल क्या होता है, रोल होके जाती है ना, आपने बॉल फेंकी ग्राउंड पे तो वो घूम रोटेट भी कर रही है और आगे की तरफ भी बढ़ रही, तो उसको रोलिंग मोशन ही बोला जाता है। द मोशन ऑफ द स्पिनिंग बॉल ऑफ द व्हील ऑफ द बाइसिकल, रिक्शा, द कार आर द एग्जाम्पल ऑफ द रोलिंग मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज नो स्पेसिफिक पाथ and frequently changes his motion, the motion is called as random or irregular motion। अब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और उसके पास कोई पाथ नहीं है, आगे जा रहा है, टर्न ले लिया उसने, इधर मुड़ गया या इधर मुड़ गया, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, तो उसको कहते हैं हम लोग इरेगुलर मोशन। द मोशन ऑफ द फ्लाइंग मॉस्किटो और फ्लाइंग मोशन ऑफ द हॉकी और द फुटबॉल प्लेयर, मोशन ऑफ द फ्लाइंग कैट, मोशन ऑफ द स्मोक पार्टिकल, सम एग्जाम्पल ऑफ द रैंडम मोशन। अब क्या है, मच्छर उड़ रहे हैं, मक्खी उड़ रही है, उनका कोई पाथ नहीं होता, इधर आ गए, कभी इधर आ गए, कभी इधर घूम के चले गए। धुआं है, धुआं आपका जो स्मोक है, स्मोक का कोई पाथ नहीं होता, स्मोक का मोशन, स्मोक कभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। फुटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं वो भी भागते रहते हैं ग्राउंड पे इधर से उधर, उनका भी कोई मोशन फिक्स नहीं होता। पतंग आप उड़ाते हैं, पतंग का भी कोई मोशन फिक्स नहीं होता। इन द मूविंग ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी एंड द मोशन एंड द रोटेशन मोशन एट द वेरी। इसमें क्या है कि कभी पतंग आप उड़ाइए तो आप खींच रहे हैं पतंग को तो सीधी सीधी जा रही है, कभी कभी पतंग नाचने भी लगती है, तो उसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन भी आ रहा है, रोटेटरी मोशन भी आ रहा है, तो कोई फिक्स मोशन नहीं है। और अपना डायरेक्शन भी वो चेंज करिए, कभी ऊपर की तरफ पतंग जा रही है, कभी नीचे की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, फ्रिक्वेंटली मोशन को चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपको, टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जितने मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनकी लिस्ट बनानी है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 20 मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व देयर मोशन एंड क्लासीफाई देम अंडर द डिफरेंट हेडिंग इन देयर ओवरव्यू एंड कंपेयर योर लिस्ट। अब 20 ऑब्जेक्ट की आपको लिस्ट बनानी है, उनका मोशन देखना है और उनको लिखना है, ये कौन सा मोशन कर रहे हैं, रोटेटरी मोशन कर रहे हैं या ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, आपको चेक करके उस लिस्ट में उनके आगे लिखना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सम टाइप ऑफ मोशन रिपीट itself अगेन एंड अगेन आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। अब क्या है, कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो एक वक्त के बाद दोबारा अपने आप को रिपीट करते हैं, ये रिपीटिटिव नेचर में होते हैं और एक टाइम के बाद ही दोबारा रिपीट करते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर द पीरियोडिक मोशन। अब क्या है, सूरज के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। अर्थ भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, आप जानते हैं, तो ये क्या है, आपका पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, अब जो घड़ी की सुई है वो भी हर 1 घंटे के बाद, आप जानते हैं, मिनट की सुई आती है, 12 घंटे के बाद आपकी घंटे की सुई आती है, और 1 सेकंड की सुई 1 मिनट के बाद वापस उसी पॉइंट पर आती है, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। दोबारा ये लोग रिपीट हो रहे हैं और एक स्पेसिफिक टाइम है, इस टाइम के बाद ये दोबारा रिपीट होके आएंगे। वाइब्रेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड ऑन द एक्सिस आर पीरियोडिक इन नेचर। और ये सब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वाइब्रेशन भी पीरियोडिक है। हार्ट बीट जो हमारे दिल की धड़कन है वो भी पीरियोडिक है, एक एक समय एक टाइम होता है, एक टाइम पे दिल धड़कता है हमारा। मोशन विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन पीरियोडिक। और जो मोशन अपने आप को रिपीट नहीं करता वो क्या कहलाता है, नॉन पीरियोडिक।
A man walking in a park, motion of an athlete, motion of the vehicle on the road are the example of the non periodic motion. अब कोई व्यक्ति पार्क में चल रहा है तो ये नॉन रिपीटिव पीरियोडिक मोशन है। ज़रूरी नहीं वो कल भी उसी टाइम पे चले या 2 दिन के बाद भी उसी टाइम पे चले या किसी एक वक्त उसने मुकर्रर कर लिया उसी वक्त पे वो उसी टाइम पे वहाँ पे चल रहा हो, या कोई गाड़ी रोड पे चल रही तो ज़रूरी नहीं 1 घंटे के बाद वो फिर उसी पे चले। तो ये नॉन पीरियोडिक मोशन होते हैं। इन सब केशन मोशन में भी रिपीटिव बट नॉट बी पीरियोडिक। मोशन इसमें रिपीटिटिव हो सकते हैं लेकिन ये पीरियोडिक नहीं होता। मोशन ऑफ द लंग्स वाइल ब्रीदिंग, स्विंगिंग ऑफ द आर्म वाइल वॉकिंग एंड द मोशन ऑफ द रोलिंग क्रिकेट बॉल ऑन द ग्राउंड आर रिपीटिटिव नेचर बट नॉन पीरियोडिक। अब क्या है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़ों का मोशन होता है यानी लंग्स का मोशन होता है रिपीटिटिव तो है, लंग फूल रहे हैं सुकड़ रहे हैं, सांस हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो लंग फूलते हैं और सुकड़ते हैं, लेकिन ये कि एक टाइम पीरियड नहीं है कि इतनी देर के बाद ही आएगा, हम इतनी देर के बाद ही सांस लेंगे। कभी आप जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करते हैं, कभी आप देर में ब्रीथिंग होती है। जो आप रोड पे चलते हैं अपने हाथ को स्विंग करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक टाइम पे ही आप हाथ स्विंग कर रहे हो। तो ये रिपीटिटिव तो होता है लेकिन पीरियोडिक नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट नहीं करता। यहाँ पे चेक पॉइंट 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा अगर आपसे हल हो जाते हैं ये सब क्वेश्चन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्टेट ऑफ मोशन, कब होता है स्टेट ऑफ मोशन में, और अगर नहीं होते हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चेक पॉइंट 1 के सारे क्वेश्चन उसमें आपको सारे आंसर्स भी बता दूंगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस नाउ स्टडी ट्रांसलेटरी मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन इन द मोर डिटेल। अब हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। द मोशन में भी आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मोशन 2 तरह का होता है, या तो आइदर यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है ये हमें देखना है इसमें। द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम इन अ स्ट्रेट पाथ। अब कोई गाड़ी है और वो रोड पे चल रही है, अगर वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही है, फिर अगले 1 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही है, यानी इक्वल डिस्टेंस चलती है और इक्वल इंटरवल में चलती है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। 6 बजे कार यहाँ से चली, 7 बजे उसने 40 किलोमीटर को कवर किया, फिर उसके बाद 7 से 8 में फिर 40 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में ये कार 40 किलोमीटर कवर कर रही है। तो यानी इसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो फिक्स है, मतलब 1 घंटे में ये 40 करके चलती है। तो ये कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इट इज़ कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अराउंड द स्ट्रेट पाथ। अब क्या है कि अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, जैसे 1 बजे ये कार यहाँ से चली और 1 घंटे में 2 बजे इसने 50 किलोमीटर कवर करे, फिर 2 से 3 में इसने 40 किलोमीटर कवर करे, फिर 3 से 4 में इसने 55। आप देख सकते हैं 1 घंटे में 50, फिर 1 घंटे में 40, फिर 1 घंटे में 55। तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, टाइम इंटरवल एक ही घंटा है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वो सेम नहीं है। तो अगर डिस्टेंस सेम कवर होता तो वो क्या कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। और अगर अनयूनिफॉर्म आप इसको बोल सकते हैं या नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, यानी डिस्टेंस सेम कवर नहीं हो रहा, तो ये आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म। इन जनरल द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इज नॉन यूनिफॉर्म। और जो जनरल होता है उसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म ही मोशन होता है जनरल। अगर कोई बॉडी चल रही है तो ज़रूरी नहीं हर घंटे वो 40 किलोमीटर ही चले। आप भी अगर रोड पे गाड़ी चला रहे हैं या जा रहे हैं कहीं, तो कभी आपने 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर लेते हैं और कभी आप 1 घंटे में 40 ही कवर करते हैं। तो ज़्यादातर जो मोशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं अगर स्ट्रेट पाथ में। मोशन ऑफ द ट्रेन बिटवीन 2 स्टेशन, मोशन ऑफ द कार 1 प्लेस टू मोशन ऑफ द फीलिया एग्जाम्पल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म। ट्रेन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, तो ये सब मोशन आपके क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। डिस्टेंस और पाथ लेंथ। अब डिस्टेंस और पाथ लेंथ में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में बात करते हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो जितना डिस्टेंस जितना वो चल रहा है, जितना पाथ उसने कवर करा, वो क्या कहलाता है, वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट कहलाता है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्टेंस वी कवर कंसिडर हियर अ बॉय टेक्स अ कंप्लीट राउंड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब यहाँ पे एक लड़का है, ए से बी पे आया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, फिर डी से ए पे आया, उसने पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर करा। तो अब देखते हैं कि कितना इधर जो लेंथ दी गई है रेक्टेंगुलर की, ब्रेथ है आपकी 30 और लेंथ है 40।
30/40 का आपका रेक्टेंगल है। तो ये जो बॉय ने डिस्टेंस कवर करा, ये सबसे पहले ए से बी करा, यानी इसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। उसके बाद ये गया बी से सी, तो इसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। उसके बाद ये गया सी से डी, फिर इसने 30 डिस्टेंस, फिर डी से ए आया, फिर 40 है। टोटल इसने कितना मीटर कवर करा? 140 मीटर का डिस्टेंस इसने टोटल कवर करा, क्योंकि इसने पूरा एक चक्कर लगाया रेक्टेंगल का। तो जितना भी डिस्टेंस उसने कवर करा, जितना भी पाथ उसने फॉलो करा, वो क्या कहलाता है? हमारा डिस्टेंस। अभी अगर यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर की जगह एक सर्कुलर बॉक्स होता, तो सर्कुलर फील्ड में कितना डिस्टेंस कवर करता? ए पॉइंट पूरा चक्कर लगाएगा ओ सेंटर को मान के, दोबारा ए पे आ रहे हैं हम लोग। इस फिगर 2.14 में हम देख रहे हैं पार्टिकल मूविंग अलोंग अ पर्टिकुलर सर्कुलर फील्ड। तो ए आपका चक्कर लगा के वापस कहाँ पे आ गया? ए पे। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा? जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। आर होता है सर्कल का रेडियस, तो 2πr आपने रखा, तो वैल्यू कितनी आ गई? 176 मीटर आपने इस सर्कुलर पाथ में कवर करा। The distance covered by the particle in one complete round is 176. If the particle complete 5, then the total, अगर 5 चक्कर लगा लेता टोटल डिस्टेंस कितना होता? तो एक चक्कर में कितना उसने कवर करा? 176। तो 5 में कितना करेगा? 5 × 176 यानी 880 मीटर, तो 5 चक्कर में कवर करेगा। कंसिडर्ड अ मैन वॉकिंग ऑफ द रोड अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड ए टू बी। अब ए टू बी यहाँ पे आप देखिए फिगर ए में, ए से बी एक मैन वॉक कर रहा है और 3 किलोमीटर चल रहा है। देन ही मूव फर्दर, जब और आगे बढ़ा वो बी से सी पे गया, फिर कहाँ पे गया? 3 किलोमीटर और चढ़ा। द से ऑन द रोड कवरिंग 3। देन एज शोन इन द फिगर 2.8, तो मैंने दोनों ए से बी गया 3 किलोमीटर और बी से सी गया 3, टोटल कितना उसने कवर करा? ए से सी 6 मीटर। अ मैन अगेन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन रिटर्न बैक टू द पॉइंट ए। अब क्या था? बी फिगर में हम देखते हैं, ए से बी पे गया, फिर बी से वापस ए पे आया। तो 3 किलोमीटर चला ए से बी जाने में, फिर बी से वापस ए पे आया, फिर 3 किलोमीटर चला। तो दोनों को हमने ऐड करा, तो इसमें भी उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? टोटल 6। इट इज़ क्लियर डिस्टेंस कवर इज द टोटल पाथ लेंथ ऑफ द मोशन एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो जो डिस्टेंस होता है वो मोशन की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता कि बंदा जा किधर रहा है, वो टोटल पाथ लेंथ, मतलब कितना रास्ता वो चला और कितना चला, उस पर डिपेंड करता है। वो गया और आया तो दोनों कवर करा ना उसने, जाने में भी डिस्टेंस कवर करा 3 किलोमीटर का और लौटने में भी कवर करा। तो जो डिस्टेंस होता है वो मोशन की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, कितनी पाथ लंबा है जो उसने कवर करा। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको याद करिए रखिएगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। ये पॉइंट को भी याद रखिएगा कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर, और इसको सेंटीमीटर और किलोमीटर में भी हम लोग मेज़र करते हैं। तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। Distance covered by the moving object continuously increase with time, it cannot have the negative value. Distance covered by the moving object continuously increases with the time। अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वक्त के साथ उसकी डिस्टेंस ही बढ़ती चली जाएगी। आप अपने घर से निकले और आप चल रहे हैं, 10 मिनट चले, 20 मिनट चले, 30 मिनट चले, तो आप अगर चल रहे हैं कंटिन्यू, तो आप डिस्टेंस आपका बढ़ता चला जा रहा है जितना आप कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू डी, द पाथ फिगर में दिया हुआ पाथ ए बी सी डी उसने फॉलो करा, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, ए से बी कितना लिखा हुआ है? 2 किलोमीटर चला, बी से सी कितना है? 3 किलोमीटर चला, और सी से डी 1 किलोमीटर चला। हम लोग सबको जोड़ देंगे, 2 + 3 + 6 आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, राजू गोज फ्रॉम द पोजिशन पी टू क्यू। पी से क्यू गया और वापस आया वो, और क्यू से वापस कहाँ आया? आर पे। तो P से Q तो टोटल चला वो 300, और उसके बाद R पे वापस फिर आ गया तो 100। तो 300 चला टोटल P से Q तक, फिर Q से वापस आया R पे, तो टोटल हो गई 400। तो 400 मीटर चला। बहुत ही सिंपल था, जितना भी वो चला उसको ऐड कर दिया। याद रखिए, आप जितने भी डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं वो टोटल ऐड होगी, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि आप अपने घर से स्कूल तक गए और स्कूल से घर वापस आए। तो आपका घर, अगर स्कूल से घर आपका 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर आप गए और 10 किलोमीटर आप वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर करा? 20 किलोमीटर।
Speed of a moving object. When an object is in motion, its position changes with respect to time. So it moves through a certain distance. The distance covered by a moving object in unit time is called an speed of an object. अब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है, आप घर से निकले, आपने चलना चालू कर दिया, आप 10 मिनट में अपने स्कूल पहुंच गए। आप मान लेते हैं आपका स्कूल 10 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर था मान लेते हैं, और आपको लगा वहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट का टाइम। तो आप एक टाइम के रेस्पेक्ट वहाँ पहुँचे ना, आपकी कुछ स्पीड होगी, आप किसी स्पीड से आप चल रहे होंगे। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, मतलब वो कितना डिस्टेंस उसने चला कितने यूनिट टाइम में, ये बताता है कितनी उसकी स्पीड होती है। A speedometer is fitted in the car as well as a motorbike is measure speed at which the car। तो एक स्पीडोमीटर गाड़ियों में लगा रहता है, कार में लगा रहता है, बाइक्स में लगा रहता है, और वो कैलकुलेट करता है कार और बाइक कितनी स्पीड से चल रही है। स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। स्पीड इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों होता है, अभी मैंने बताया था, क्योंकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो अभी मैंने बताया कि जितना डिस्टेंस आप चले कितने वक्त में, कितने टाइम में, तो हम लोग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो मीटर पर सेकेंड इसलिए इसका यूनिट बन के आता है। इसी तरह अगर आप किलोमीटर में चले, आप मान लेते हैं कि आपने 20 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे में तय करा, तो किलोमीटर को हम लोग किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। तो उसकी जो स्पीड निकलेगी, 20 किलोमीटर का सफ़र आपने 2 घंटे में तय करा, तो 20 डिवाइडेड बाई 2, तो उसकी स्पीड निकलेगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये यूनिट का कन्वर्जन है बेसिकली, और कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं। यूनिट का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, कितना डिस्टेंस चला वो यूनिट सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला वो उसकी स्पीड होती है। A speed has no direction, it is always taken to be positive. In other words, the speed of the moving object cannot be negative. स्पीड का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती। सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी सेंटीमीटर में डिस्टेंस लिया गया है और टाइम सेकेंड में लिया गया है। यूनिट का कन्वर्जन आपको आता है अगर, तो ये बहुत आसान चीज़ है आपके लिए। मीटर को किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिनट को सेकेंड में आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इफ़ बस कवर 40 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर कोई बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एक बॉलर है, थ्रोज द बॉल 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल फेंक रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसने 25 मीटर ट्रैवल करता है वो 1 सेकेंड में, उसकी बॉल जो फेंक रहा है। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में उसकी बॉल कितना चलती है, 25 मीटर चलती है। How to calculate the speed? Simple the formula. The speed of the moving object is calculated by the formula distance travel in second और time। कितना डिस्टेंस वो चला डिवाइडेड बाय कितना टाइम उसने लिया उसको चलने में। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज, आप नाम से समझ रहे हैं, एवरेज निकालना होता है। Whenever you go in a car along with a parent, you observe that the motion of the car on the busy street is non-uniform. Sometimes the speed of the car is more, but sometimes the speed of the car is less. The speed varies from position to position depending on traffic condition. In such a situation, we usually define a term average speed, which defines the ratio of the total distance traveled and cover and the total time taken for the motion. अब क्या है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, आप रोड पे देख रहे हैं, कभी आपकी गाड़ी स्पीड में चल रही है, कभी आपकी गाड़ी धीरे चल रही है, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक आ जाता है। तो अब क्या है कि आप एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल रहे हैं। कभी 10 की स्पीड से गाड़ी चल रही, कभी 20 की स्पीड से चल रही, कभी आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं। खाली रोड मिल गई तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, फिर ट्रैफिक हो गया तो धीरे चलने लगी गाड़ी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। जो टोटल डिस्टेंस, आप घर से अपने स्कूल तक गए 20 किलोमीटर, अब उसमें आपको टोटल जितना टाइम लगा, टोटल टाइम लिख दिया, तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम निकालते हैं, तो वो आपकी एवरेज स्पीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द रोजवे बर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ISBT आनंद विहार। आनंद विहार से एक बस चलती है सुबह 8 बजे और वो आगरा पहुंचती है 1 बजे।
8 बजे घर से वहाँ से चली आनंद विहार से, और आगरा पहुँची वो बस आपकी 1 बजे। उसने टोटल डिस्टेंस कवर करा 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर दिया। तो टाइम कितना लगा उसको? 8 बजे से 1 बजे में उसको 5 घंटे लगे। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 220 डिवाइडेड बाई 5, 44 किलोमीटर। अगेन राजधानी एक्सप्रेस आपकी ट्रेन है, 1392 किलोमीटर चलती है 17 घंटे में। तो उसकी एवरेज कितनी हो गई? 1392 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 17, 1392 डिवाइडेड बाई 17, आपकी कितनी हुई? 82 हो गई। इसी तरह आपका एक एथलीट है, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 मीटर की 10 सेकंड में। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, आपको 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक ट्रेन है, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है, जिसकी स्पीड है आपकी 130 किलोमीटर पर आवर। तो वो कितना डिस्टेंस लेगी? तो आप देख सकते हैं कि उसकी स्पीड है आपकी 130 और डिस्टेंस चली हुई इतना, और आपको टाइम निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आपका टाइम निकाला जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल 5 आपका दिया हुआ, ऋतु अपनी साइकिल पे चलती है 6 मीटर पर सेकेंड पे और 3 मिनट में वो कवर करती है। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं इससे। कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको स्पीड पता है और आपको टाइम पता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आपका एक और एग्जाम्पल दिया है, आप इन सब एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या है, रॉबर्ट आपका एक गाड़ी चला रहा है सीधे रास्ते पे। उसने 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर करा, फिर 50 किलोमीटर अगले घंटे में कवर करा, फिर 85 किलोमीटर अगले घंटे में कवर करा। अभी मैंने बताया कि आपको एवरेज निकालना होता है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा? 30 + 50 + 85, तीनों को ऐड करा तो 165 किलोमीटर उसने कवर करा। और टोटल टाइम उसको कितना लगा? 3 घंटे का टाइम लगा। तो 3 घंटे के टाइम में उसने कवर करके वो चला गया। तो एवरेज स्पीड इसी तरह आपकी निकल आती है। 3 घंटे के टाइम को कवर करके पूरी की पूरी आपकी एवरेज स्पीड यहाँ पे निकल आई। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बताया है। आप एग्जांपल्स को करने की कोशिश करिएगा। नॉर्मल सा फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम का, और उससे आपका आराम से ये निकल आएगा आपके इस फॉर्मूले से। अब हम बात करते हैं वेट की। इसके बाद आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? इन अवर डे टू डे लाइफ ऑफन वी यूज़ द वर्ड वेट। आप हमेशा सुनते होंगे वेट की बात होती है। वेट होता क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट। वेट क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा होता है, अर्थ, जो हमारी अर्थ है इसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये अपने ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ खींचती है, हमको ज़मीन की तरफ ये खींच रही है। तो अर्थ हमारी तरफ एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं वेट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हैंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? जो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। वेट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इसके पास डायरेक्शन होगा। अभी हमने बात करी थी डिस्टेंस और स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी थी, मतलब इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है। इस केस में क्या डायरेक्शन है? अर्थ हमें नीचे की तरफ घसीटती है ना, तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। अट्रैक्ट करती है अर्थ, जो हम ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम मान लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट हैं, तो अर्थ हमें किधर घसीटेगी? नीचे की तरफ। अट्रैक्शन करे, अपनी तरफ अटैक करेगी, तो इसमें नीचे की तरफ लगता है। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इफ़ m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं m है, और जो अर्थ ग्रेविटेशन लगा रही है वो g है, तो फॉर्मूला होता है वेट का W इज इक्वल टू mg। याद रखिएगा, W इज इक्वल टू mg। m आपका मास होता है और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एज द वैल्यू ऑफ g वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो g की वैल्यू है वो बदलती रहती है प्लेस टू प्लेस, लेकिन और ऐसे ही आपका ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, तो वेट जो है, वेट की भी वैल्यू बदलेगी। ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है वेट, मास इनटू ग्रेविटी होता है वेट। अगर जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो जो वेट है वो भी चेंज होता रहेगा। द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन वेट इज न्यूटन। न्यूटन आपका एसआई यूनिट होता है किसका? वेट का। और न्यूटन ही एसआई यूनिट इसका होता है फोर्स का। बात को याद रखिएगा। इट इज़ कॉमनली एक्सप्रेस इन किलोग्राम फोर्स। मास जो होता है बॉडी का वो केजी में डिप होता है, और फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, तो दोनों को हम लोग साथ में लिखते हैं, किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया है, मास और वेट में क्या कंपैरिजन है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का मास होता है और उसको जो आपका अर्थ जिस तरह से अट्रैक्ट करती है, उस पर जितना फोर्स लगाती है, वो कहलाता है आपका वेट। तो वो अर्थ जो होती है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो जी होता है, वो जी से हमको अपनी तरफ खींचती है अर्थ। अगर आप मून पे जाएंगे तो मून की जो ग्रेविटी फोर्स होती है वो अलग होती है, तो वो चेंज हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है जगह के हिसाब से, वो चेंज होती रहती है। अब मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी है मैटर की, वो होता है मास। वेट क्या होता है? वो फोर्स जिससे उस मास को अर्थ अपनी तरफ घसीट रही है, तो वो हुआ आपका वेट। अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ अपने सेंटर की तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, तो वो हुआ उसका वेट। इट इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ द प्लेस। और जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर मेरा मास 72 है तो ये 72 kg यहाँ पे भी रहेगा, हर जगह ये 72 kg ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और जो वेट है वो चेंज होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज होगा तो हमारा वेट भी चेंज हो जाएगा। एसआई यूनिट मास का क्या होती है? केजी होती है। और एसआई यूनिट हमारे वेट की क्या होती है? न्यूटन होती है। इट इज़ मेजर बाय द फिजिकल बीम। इसको जो मेज़र किया जाता है, नॉर्मल से तराजू होता है, उससे आप इसको मेज़र कर सकते हैं मास को। लेकिन जो वेट होता है उसके लिए आपको स्प्रिंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। मास आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसमें डायरेक्शन होता है, क्योंकि अर्थ हमें नीचे की तरफ घसीटती है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है इसका। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी जीरो नहीं होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म, यानी यूनिवर्स में जब लोग जाते हैं, अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, तो क्या है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो उनका वेट बिल्कुल ज़ीरो, वो हवा में उड़ रहे होते हैं। तो जितनी कम ग्रेविटी की वैल्यू होती जाएगी उतना वेट कम होता रहेगा। तो वैक्यूम में क्या है? ग्रेविटी नहीं होती है, तो वैक्यूम में लोग उड़ते रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिया, 1 kgf इज इक्वल टू 1 kg वेट, यानी इसको 9.8 न्यूटन भी बोला जाता है, और अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन आप बोल सकते हैं। 9.8 इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 ही होती है आपकी। सब मल्टीपल ऑफ KGF इज ग्राम फोर्स। अब KGF को ग्राम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, KG को ग्राम में आप कन्वर्ट कर लेंगे। आप जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो KG को आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 1/100 न्यूटन बनता है। 1 GF इज इक्वल टू 1/100 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम अर्थ सरफेस बट डिक्रीजेज एज गो ऑन हाइट। अब अर्थ पे हैं अगर हम ज़मीन पे, तो वेट मैक्सिमम होगा। जिस जैसे 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 हम लोग अर्थ से दूर जाएंगे, हाइट पे जाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारा वेट कम होता रहेगा। ऑन अर्थ सरफेस इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। अब पोल पे ये होता है मैक्सिमम, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे ये होता है मैक्सिमम, और अर्थ के एकदम सेंटर की तरफ अगर हम लोग बढ़ते चले आएंगे इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे ये होता है मिनिमम। इफ़ वन गोज इनसाइड द अर्थ देन अगेन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। अब अगर अर्थ के अंदर आप घुस जाएंगे तो क्या है, वेट फिर से डिक्रीज होने लगेगा। द फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्शन इज टर्म एज द ग्रेविटी। अब जिस फोर्स से अर्थ हमको अपनी तरफ खींचती है, यानी अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, तो वो क्या कहलाता है? ग्रेविटी। इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ द डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड ऑल्सो प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये चेंज होती रहती है ग्रेविटी। मून पे जाएंगे ग्रेविटी अलग होगी, अर्थ पे भी हाइट पे डिपेंड करती है, कितनी दूरी है उस पर आपकी ग्रेविटी डिपेंड करती है, और ये प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद हाइट और डेप्थ। और इसी की वजह से किसी भी चीज़ का वेट जो होता है वो उसकी हाइट और डेप्थ में वेरी करता है, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, तो जी पे डिपेंड करता है आपका वेट। एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब क्या है, जो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 है अर्थ का, तो इसका मतलब अर्थ पे जो वेट होगा बंदे का, वो मून पे कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये बिल्कुल 1/6 हो जाएगा उसका वेट, क्योंकि उसकी जी की वैल्यू, जो अर्थ पे जी की वैल्यू अगर 10 है, मान लेते हैं अर्थ पे जी की वैल्यू 60 है, तो मून पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/6, यानी 10 हो जाएगी, तो 6 गुना कम हो जाती है, 1/6 हो जाती है, तो वेट भी यहाँ पे कम हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ द वेट। मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट जनरली आप जानते होंगे, आपने देखा होगा दुकानों पे वेट को मेजर करने के लिए हम लोग तराजू का इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब दुकानों पे नहीं देखा होगा आपने, सॉरी, वो मास मीज़र होता है।
स्प्रिंग बैलेंसेस होते हैं, ये आपके लेबोरेटरी में मिलेंगे आपको, फिजिक्स लैब में आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा। सॉरी, ये मास को मेज़र हम लोग करते हैं, जो नॉर्मल हमारा तराजू होता है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग वेट को मेज़र करते हैं। 3 तरह के स्प्रिंग बैलेंस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं अपने को। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्प्रिंग एलिमेंट्स, सम कॉमन स्प्रिंग बैलेंस आर शोन। तो ये आपके कुछ फ़ोटो दिए हुए हैं, ये सब आपके यहाँ पे जो एक हुक टाइप कैसे बना हुआ है, इसमें हम लोग वेट को लटका देते हैं और नाप लेते हैं कितना वेट है उसका। और ये नॉर्मली है, आप जानते होंगे, क्योंकि अर्थ पे हैं तो वेट ही कैलकुलेट होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं उसको मास केजी में बात करते हैं। इतनी साइंटिफिक वे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल टर्म है ये। यहाँ पे चेक पॉइंट दिया हुआ है, चेक पॉइंट को फिल करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। और ये हमारा चैप्टर पूरा कवर अप हो गया है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।